हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के न्यू वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संघीय कार्यपालिका के बारे में। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है, क्या क्या होता है इसके बारे में, और इससे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बन सकते हैं, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं और कौन कौन से मंत्री होते हैं और क्या क्या होते हैं इसमें। तो इस सभी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखें। अब सीधे चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर, देखेंगे कि संघीय कार्यपालिका से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि संघीय कार्यपालिका भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होता है। मतलब कि जो भारत की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वो एक नाम मात्र की कार्यपालिका होता है, बल्कि जो कार्य करने का असली वास्तविक कार्यपालिका होती है, जो एक्चुअल में कार्य करती है, वो कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्रिमंडल होता है उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, वास्तविक कार्य। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है। मतलब जो होता है भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, जो प्रधान होता है, तो वो राष्ट्रपति होता है और भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति ही कहलाता है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि के द्वारा होता है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड क्या पॉइंट्स हैं? तो संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यहाँ पे आप उप कर लीजिएगा, उपराष्ट्रपति होगा। और भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक है। मतलब कि जो भारत में उपराष्ट्रपति का कंसेप्ट है कि भारत में उपराष्ट्रपति होगा, वो कहाँ से लिया गया है? तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मतलब वहाँ पर भी, अमेरिका में भी एक उपराष्ट्रपति होता है और जो, ठीक है, तो उसी के कंसेप्ट पर ही भारत में भी एक उपराष्ट्रपति के प्रावधान को लिया गया है अमेरिका के संविधान से। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अतः इसे मतदान करने का अधिकार नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। मतलब कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन जब वो एक सभापति के रूप में होता है तो उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। ठीक है। नॉर्मली तो वो सभापति जो होता है राज्यसभा का, वो वोट नहीं दे सकता, लेकिन यदि किसी कारणवश पक्ष और विपक्ष के जो वोट हैं वो दोनों बराबर हो गए हैं, तो सभापति क्या करता है? वो वहाँ पर निर्णायक मत देने का कार्य करता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से रिलेटेड क्या क्या है? संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। अनुच्छेद किसके तहत? 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कौन होता है? तो एक मंत्रिपरिषद होती है और जिसका हेड कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है ना। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मतलब कि 75 अनुच्छेद जो है संविधान का, उसके अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, लेकिन जो मंत्री वगैरह बनते हैं केंद्र सरकार में, तो उसकी नियुक्ति कैसे की जाती है? तो वो प्रधानमंत्री जिसको राष्ट्रपति को सलाह देता है कि हाँ इनको मंत्री बनाया जाए, तो राष्ट्रपति उसके सलाह के अनुसार ही सभी उन मंत्रियों को शपथ दिलाता है। ठीक है, मंत्री पद की। इसके बाद परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे, तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है। मतलब कि यदि लोकसभा का कोई एक मंत्री है, ठीक है, मतलब कि लोकसभा में जब किसी एक मंत्री के विरुद्ध यदि कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है, और वो पास हो जाए, या फिर उस मंत्री या उस विभाग के मंत्री के
जो एक विधेयक लाया गया है उसे लोकसभा के द्वारा यदि रद्द कर दिया जाता है तो पूरी मंत्रिमंडल जो होता है, ठीक है, सभी को त्यागपत्र देना पड़ जाता है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। मंत्री परिषद, मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं और प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, ठीक है। मतलब कैबिनेट मंत्री जो होते हैं इनको एक विभाग आवंटित किया जाता है। कोई भी विभाग, जैसे रक्षा मंत्रालय है तो रक्षा मंत्री को दिया जाता है, गृह मंत्रालय है तो गृह मंत्री को दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं उनको एक विभाग दे दिया जाता है, आवंटित कर दिया जाता है कि हाँ इस विभाग के आप प्रमुख हैं और इससे रिलेटेड निर्णय आपको लेना है, ठीक है। और प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, ठीक है। तो मंत्रिमंडल के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो मंत्रिमंडल के अंतर्गत प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री आते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री से मिलकर के मंत्रिमंडल बनता है। और इसके बाद कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, जो लगभग 32 वर्ष तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। मतलब कि जो जगजीवन राम थे वो 32 सालों तक लगातार मंत्री के पद पर रहे थे और इनका सबसे बड़ा कार्यकाल था मंत्रियों के रूप में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, किन्हें कहा जा सकता है कैबिनेट मंत्री? तो ऐसे मंत्री जो मंत्रिमंडल की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने तथा भाग लेने का अधिकार जिनके पास होता है, और ठीक है, और अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा के लिए सलाह मंत्री, प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री मिलकर देंगे। मतलब कि ऐसे मंत्री जो प्रत्येक मंत्रिमंडल की जो बैठक होनी है उसमें प्रत्येक में उपस्थित होने और भाग लेने का अधिकार जिनके पास होता है, और 352 जो अनुच्छेद दिया गया है संविधान में उसके तहत जब आपात की उद्घोषणा की जाती है तो इसकी सलाह प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट, जितने भी कैबिनेट मंत्री हो उनकी जो सलाह पर ही आपात की उद्घोषणा, मतलब आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है, ठीक है। तो वही कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं जो इन शर्तों को पूरा करते हो, ठीक है। और इसके बाद राज्य मंत्री कौन होते हैं? तो राज्य मंत्री एक राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार जिनके पास होता है, मतलब यह किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन काम नहीं करता है, ठीक है, जिनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है। ये किसी कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत नहीं रहते हैं, इन्हें राज्य मंत्री होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले। और इसके बाद एक आगे राज्य मंत्री, इसके पास किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं होता और यह मंत्री के अधीन कार्य करता है और ऐसे मंत्री को उसका कैबिनेट मंत्री कार्य आवंटित करता है। मतलब कि एक जो राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, जो कि किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य नहीं करते, और ये राज्य मंत्री क्या होते हैं, ये इनके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है और ये कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। और ऐसे मंत्री को उसका काम जो है कार्य आवंटित करने का कार्य कैबिनेट मंत्री के द्वारा ही दिया जाता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं क्या है उप मंत्री। उप मंत्री कौन होता है? तो ऐसे मंत्री कैबिनेट मंत्री या स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के अधीन कार्य करता है। जिस मंत्री के अधीन वह कार्य करता है वहीं उसे कार्य आवंटित करता है। और प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्रियों को और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री को के विभाग आवंटित करता है। अन्य मंत्रियों को कार्य आवंटन उनके कैबिनेट मंत्री होते हैं। मतलब कि जो क्या है कि उप मंत्री कौन होता है? तो ऐसे मंत्री जो कैबिनेट मंत्री या स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों के अधीन काम करते हैं, ठीक है, तो वो कौन कहलाते हैं? तो वो उप मंत्री कहलाते हैं। और वो उप मंत्री जिस मंत्री के अधीन कार्य करता है वह मंत्री ही उसे कार्य आवंटित करता है। मतलब कि यदि कोई उप मंत्री है तो उसे वो यदि कैबिनेट मंत्री के अधीन काम कर रहा है तो कैबिनेट मंत्री के द्वारा ही उसे कार्य आवंटित किया जाएगा। लेकिन यदि वो किसी राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री है उसके अधीन कार्य कर रहा है तो उसके राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार में है उसी के द्वारा उसे कार्य आवंटित किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो प्रधानमंत्री होता है वो किसको किसको जो है विभाग आवंटित करता है? तो प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्रियों को और जो राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार वाले उनको विभाग आवंटित करता है। लेकिन अन्य मंत्रियों को जो कि उप मंत्री हैं, ठीक है, और बाकी जो भी मंत्री उन सभी को कार्य का आवंटन कौन करता है? तो उनके कैबिनेट मंत्री करते हैं, ठीक है, या स्वतंत्र प्रभार वाले। तो आप ध्यान रखें। इसके बाद हम देखते हैं कि आगे
राज्य कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका में कौन कौन होता है? तो भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है जो सभी राज्यों पर लागू होते हैं। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है और वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। और प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, लेकिन एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। मतलब क्या है कि जिस प्रकार से भारत में राष्ट्रपति मुखिया होता है भारत का, ठीक उसी प्रकार से किसी भी राज्य का जो मुखिया होता है, प्रथम नागरिक होता है राज्य का, वो कौन होता है? तो वो राज्यपाल होता है। ठीक है, और वो कई अधिकारियों के माध्यम से अपने जो कार्य को करता है। ठीक है, और इसके बाद राज्यपाल जो होता है 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, मतलब 2 से अधिक राज्यों में भी एक ही राज्यपाल को बनाया जा सकता है राज्यपाल के रूप में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। विधान परिषद। विधान परिषद क्या है? तो विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है और यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है। मतलब क्या है कि विधान परिषद जो होती है किसी भी राज्य के लिए वो उच्च सदन होती है। ठीक वैसे ही जैसे कि केंद्र सरकार में राज्यसभा जो होती है वो उच्च सदन होती है और लोकसभा जो होती है वो निम्न सदन होती है। तो ठीक उसी प्रकार से किसी भी राज्य में विधान परिषद उच्च सदन होती है और विधानसभा जो होती है वो निम्न सदन होती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। और विधान परिषद कैसे बनती है? तो यदि कोई भी राज्य है वो अपने जो भी विधानसभा के उसके जो सदस्य हैं उनके कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से या फिर उपस्थित मतदान करने वाले जितने भी सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे और वो संसद को भेजे, भारत की संसद को, कि हमें विधान परिषद चाहिए और हमारे इस विधानसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिया गया है बहुमत से। ठीक है, तो संसद क्या करेगी कि उस पर विचार विमर्श करेगी और जो वहाँ पे बिल पास हो जाएगा उस विधान परिषद के लिए, कहाँ पे? लोकसभा और राज्यसभा में, तो क्या करेगी संसद चाहेगी तो उसको विधान परिषद दे देगी, उस राज्य के लिए विधान परिषद बनाने का आदेश दे देगी। अदरवाइज यदि बिल पास नहीं हो पाता है संसद में तो उसे लोप कर देगी, मतलब कि उसे रद्द कर देगी कि हाँ आप विधानसभा परिषद यहाँ पर नहीं बन सकती है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या है। विधानसभा। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इससे पूर्व भी इसको विघटित कर सकता है। विधानसभा के सत्रावसान के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं और विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष है। ठीक है, तो विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। लेकिन किसी कारणवश ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि राज्यपाल को लगे कि नहीं अब विधानसभा जो है या मतलब कि जो सरकार है वो नहीं चल सकती है। ठीक है, तो वो क्या कर सकती है? वो पहले भी 5 साल से पहले भी उसे रद्द कर सकती है उस विधानसभा को। ठीक है, और इसके बाद विधानसभा का जो सत्रावसान है उसको आदेश कौन जारी करता है करने के लिए? तो राज्यपाल ही करता है। और विधानसभा निर्वाचित होने के लिए कितनी न्यूनतम आयु है? मतलब किसी विधायक बनने के लिए तो 25 वर्ष है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और साधारणतः वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है और मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्रिपरिषदों की बैठक की अध्यक्षता करता है और मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री राज्यपाल तक पहुंचाता है और राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। मतलब कि क्या है कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है और मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जो कि विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मतलब जिस पार्टी के पास बहुमत होता है उसी का जो व्यक्ति है, उसी पार्टी का व्यक्ति कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। ठीक है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इसके बाद राज्यपाल के जो सारे अधिकार हैं उसका प्रयोग कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। मतलब राज्यपाल तो नाम मात्र का मुखिया होता है राज्यों का, लेकिन सारे काम कौन करता है? तो मुख्यमंत्री ही करता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं
कि फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि मुख्यमंत्रियों से रिलेटेड जितने भी मतलब कि टॉपिक हैं संघीय कार्यपालिका से रिलेटेड या फिर राज्य कार्यपालिका से रिलेटेड, तो हमने इसमें डिस्कस कर लिया। तो इसके आप नोट्स ज़रूर तैयार करें। और फ्रेंड्स जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो उसमें भी हम किसी नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, वो चाहे प्री से रिलेटेड हो चाहे मेन से। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।